जी सभी को नमस्कार, राधे राधे। और आप सभी का एक बार फिर कैरियर वेल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत था। चलिए भाई, तो बताइए, लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक किया था, उसी के आगे शुरुआत करेंगे, है ना। जी भाई, सभी को गुड इवनिंग है। आ जाओ, चलो जल्दी से। तो ये है आपका नाइन्थ की फिजिक्स की क्लास, ठीक है। और आज तारीख है आपकी 8 नवंबर, ठीक है। आज तारीख है आपकी 8 नवंबर और टॉपिक हमारा चल रहा है वर्क एंड एनर्जी, कार्य तथा ऊर्जा, ठीक है भाई। बताइए, वर्क एंड एनर्जी में हमने कहाँ तक कर लिया था, जल्दी बताइए। वर्क एंड एनर्जी में हमने कहाँ तक कर लिया था, उसी के आगे स्टार्ट करेंगे। देखो, कुछ बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर ग्रेविटेशन चल रहा था, आप वर्क एंड एनर्जी पढ़ा रहे हैं। तो मैं एक बार क्लियर कर दूं आप लोगों को कि जो सीबीएसई का सिलेबस है, ठीक है, सीबीएसई के सिलेबस के हिसाब से वर्क एंड एनर्जी हमें पहले पढ़ना चाहिए था, उसके बाद हमें ग्रेविटेशन को पढ़ना चाहिए था, ठीक है। बट नियम ये है कि ग्रेविटेशन के कई सारे कंसेप्ट होते हैं जो वर्क एंड एनर्जी के अंदर लगते हैं, ये बात आपको पता है। जब हम स्मॉल जी की बात करते हैं, आपको पता है भाई, वर्क एनर्जी के अंदर हम वेट को समझ रहे होते हैं, है ना, हम मास को समझ रहे होते हैं। तो वो तब तक नहीं समझ में आता जब तक हमें ग्रेविटेशन के बारे में नहीं पता। इसलिए पहले ग्रेविटेशन हमने पढ़ना स्टार्ट किया था। लेकिन क्योंकि सीबीएसई के सिलेबस के हिसाब से, ठीक है, वर्क एंड एनर्जी का जो टॉपिक है वो पहले कंप्लीट होना जरूरी है, बिकॉज ग्रेविटेशन टर्म 1 में सीबीएसई में नहीं आ रहा, ठीक है, टर्म 2 के सिलेबस में आ रहा है। तो हम क्योंकि यहाँ पर फॉलो किसको करते हैं, सीबीएसई बोर्ड को, आप सभी जानते हैं। भले ही ये बैच हिंदी मीडियम है, भले ही यहाँ पे यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, दुनिया भर के जो बोर्ड हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, सारे के सारे बच्चे यहाँ पर हैं, नो डाउट। लेकिन फिर भी एक स्टैंडर्ड फॉलो किया जाता है, आपको पता है, वो है सीबीएसई। तो सीबीएसई के हिसाब से क्योंकि वर्क एंड एनर्जी टॉपिक अभी बीच में है, बचा हुआ है, तो इसलिए ग्रेविटेशन को अभी रोका जाता है पूरी तरह से, ठीक है। अब आपकी आगे आने वाले सभी क्लासेस के अंदर हम ग्रेविटेशन को पढ़ेंगे, ठीक है। आई रिपीट, जैसे आपकी मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, इन 3 दिनों पे फिजिक्स की क्लास है, तो इन तीनों ही दिनों पर आप जो टॉपिक पढ़ रहे होंगे वो वर्क एंड एनर्जी होगा, अभी के लिए, इस वीक के लिए सिर्फ, ठीक है। इस बात को ध्यान से समझ लें आप लोग, है ना। क्लियर है भाई सभी को। और फ्राइडे को अगर कोशिश होगी एक्स्ट्रा क्लास लेने की, तो फिर फ्राइडे को एक्स्ट्रा क्लास भी ली जाएगी आपको, है ना। इस बात को ध्यान रखना बच्चों, ठीक है भाई। तो मेरे ख्याल से आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। ग्रेविटेशन को अभी थोड़े समय के लिए रोका जाता है। ग्रेविटेशन जो टॉपिक है उसमें हमने लगभग थ्योरी देख ली है, हम ग्रेविटेशन के न्यूमेरिकल्स के ऊपर आ चुके हैं, ऐसा आप लोग बता रहे हो, ठीक है। तो सबको क्लियर है, जल्दी से बताइए, ठीक है। अब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए अगले 3 दिनों तक, बिकॉज हम लोग वर्क एंड एनर्जी के ऊपर ही बात करेंगे अगले 3 दिनों तक। एक बार जल्दी से सारे बच्चे यस करें, ताकि मैं आगे पढ़ाना स्टार्ट करूं, ठीक है भाई। हाँ, पढ़ेंगे तो सारा ही, मैं ये नहीं कह रहा ग्रेविटेशन पढ़ाऊंगा नहीं, मैंने सिर्फ ये कहा ग्रेविटेशन को कुछ समय के लिए होल्ड पे डाला है, जब तक हम वर्क एंड एनर्जी कंप्लीट नहीं कर लेते, बिकॉज दिस इज द टॉपिक फॉर सीबीएसई टर्म 1, लास्ट टॉपिक ऑफ फिजिक्स, ठीक है। चलिए, तो वर्क एनर्जी में हमने कहाँ तक पढ़ा था, जल्दी से बताइए, जल्दी बताइए फटाफट। लास्ट क्लास में वर्क एंड एनर्जी में कहाँ तक देखा था। काइनेटिक एनर्जी हो गया था, ठीक है, डेरिवेशन हो गया था। ओके, चलिए। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। काइनेटिक जब आप देख चुके हो, तो अब हमें पोटेंशियल के ऊपर बात करनी है। हेडिंग डालेंगे सारे के सारे बच्चे, पोटेंशियल एनर्जी।
पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, चलो, तो पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर अगर हमें बात करनी है, आज हमें इसका डेरिवेशन देखना है। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है पीई, पीई की वैल्यू क्या है बच्चों, एम जी एच के बराबर होती है, ये आप सब जानते हैं। बट ये आया कैसे, अब हम उसके ऊपर बात करने जा रहे हैं। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू derive दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, हम आज की इस क्लास में पोटेंशियल एनर्जी के इस एक्सप्रेशन को डिराइव करने जा रहे हैं और कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू इस पोटेंशियल एनर्जी को समझेंगे। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी हो चुका है। बच्चों एक बात ध्यान से समझो, सिर्फ और सिर्फ परिभाषा अगर आपने लिख ली है इसका मतलब ये नहीं होता है। ठीक है, जैसे स्वाति जी बता रही हैं यहाँ पे कि हो गया है, तो सिर्फ परिभाषा लिखने का मतलब ये नहीं होता कि आपको उसकी सारी चीजें आ चुकी हैं, है ना, इस बात को समझिए। तो आइए बात करते हैं। हम जानते हैं कि किसी भी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण उत्पन्न जो ऊर्जा होगी उसे ही कहा जाता है बच्चों स्थितिज ऊर्जा, है ना। किसी भी वस्तु में, ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे, किसी भी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण, ठीक है, या कह लीजिए उसके कॉन्फ़िगरेशन, उसकी जो पूरा वस्तु का आकार आकृति है ना, उसकी जो स्थिति है उसके कारण, उसके कॉन्फ़िगरेशन के कारण जो उसके अंदर ऊर्जा है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। ये बात आप सभी जानते हैं, लिख चुके हैं, है ना। लेकिन अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम तो डेरिवेशन को देखने जा रहे हैं इसके लिए। तो आइए बात करते हैं। जैसे मान के चलिए कि ये कुछ ब्रिक्स का एक, कह लीजिए एक अरेंजमेंट है ना, एक स्ट्रक्चर है, पत्थरों का बना हुआ, है ना, ईंटों का बना हुआ। और इसके ठीक यहाँ पर एक बॉल दिखाई दे रही है आपको। ठीक है, यहाँ पर ठीक एक बॉल है ना, ये एक बॉल है। अब इस बॉल के साथ होने क्या वाला है कि ये बॉल गिरने वाली है अभी, है ना, जस्ट ये जो बॉल आप देख रहे हो, ये बॉल क्या हो रही है बेटा, यहाँ से गिरने वाली है। लेकिन अभी गिरी नहीं है, गिरने वाली है, गिरी नहीं है ना। लेकिन जब ये बॉल गिरेगी नीचे, तो आप जानते हैं ये नीचे आएगी तो किसके कारण आएगी। अगर ये बॉल नीचे आएगी कल को, है ना, नीचे यहां से इस पे गिरेगी, फिर इस वाले पे गिरेगी, फिर इस वाले पे गिरेगी, है ना, फिर और इधर यहां चली जाएगी, आपको पता है। तो जब ये बॉल नीचे आ रही है तो ये आएगी तो किसके कारण आएगी, ये आएगी एक ऐसे बल के कारण जो पृथ्वी लगा रही है। इस बात को समझिए, ये आएगी नीचे एक बल के कारण, जो कौन लगा रहा है, जो लगा रही है पृथ्वी, जिसे हमने बोला है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये वस्तु नीचे आएगी, बात समझ रहे हैं। लेकिन अभी क्या है, अभी जो है पॉइंट वो ये है कि अभी ये बॉल नीचे आई नहीं है,
है ना, ये ठीक उस पॉइंट पे खड़ी है, ठीक है, ये ठीक उस पॉइंट पे अभी खड़ी हुई है जहां से, है ना, जहां से अब अगर ये आगे गई तो फिर नीचे चली जाएगी पृथ्वी के बल के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। लेकिन अभी ठीक इस पॉइंट के ऊपर, है ना, इस पॉइंट के ऊपर जो फोर्सेस हैं उसने इसको बराबर करके रखा हुआ है, यानी कि ये अभी टिकी हुई है ऐसे के ऐसे, अभी नीचे नहीं गई है। और ठीक इस समय पे इस वस्तु के अंदर जो ऊर्जा है या इस बॉल के अंदर जो ऊर्जा है, उसी ऊर्जा को हम कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। इस बात को समझिए, मतलब आप कुछ ऐसा समझ सकते हैं कि गति में आने के ठीक पहले, मेरी बात को ध्यान सुनना, गति में आने के ठीक पहले किसी भी वस्तु के अंदर जो ऊर्जा होती है वो बच्चे स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है, वो ऊर्जा कैसी होती है, वो ऊर्जा हमेशा स्थितिज ऊर्जा होती है, यानी कि यही स्थितिज ऊर्जा आगे जाके जब गति वस्तु को प्रदान करती है, ठीक है, तो फिर उसके अंदर फिर काइनेटिक एनर्जी भी आ जाती है। ठीक है, तो हमने क्या बात करी, हमने ये बात करी कि गति में आने के ठीक पहले वस्तु के अंदर जो संचित ऊर्जा है उसकी स्थिति के कारण उसे ही कहा गया है स्थितिज ऊर्जा। कुछ और एग्जांपल आपको देता हूं, जैसे मान के चलो मेरे पास ये एक मास्क है, ठीक है, दिस इज अ मास्क मेरे पास। मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस मास्क को देखो दोनों सिरों से खींचूंगा, खींचूंगा ऐसे, देख रहे हो आप, है ना, ये मैं मास्क को दोनों तरफ से खींच रहा हूं। अब जैसे मैंने इसको खींच के रखा हुआ है, अब इस मास्क के अंदर कौन सी ऊर्जा पता आपको, अगर मैंने ये दोनों छोड़ दिए तो ये क्या होगा, ये गति में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, जैसे मैंने इसको छोड़ा। लेकिन अभी क्या था, अभी मैंने इसको छोड़ा नहीं है, देखो अभी मैंने इसको पकड़ के रखा हुआ है ऐसे, ठीक है, बस ये टूटे ना, बाकी सब ठीक है। हाँ, तो मैंने इसको ऐसे पकड़ के रखा हुआ है, अभी छोड़ा नहीं है। तो छोड़ने के ठीक पहले इस स्थिति में इस मास्क के अंदर जो ऊर्जा है ना, वो बच्चे संचित ऊर्जा, इसकी स्थितिज ऊर्जा है। ठीक है, क्योंकि जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा तो ये क्या होगा, ये गति में आ जाएगा, है ना। और ये गति में क्यों आया, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी ने इसको गति दी है कहीं ना कहीं। ठीक है, इस बात को समझिए। और जब गति में आ गया तो फिर गति में आने के कारण फिर उसके अंदर गतिज ऊर्जा भी आ जाती है अपने आप ही। इसलिए तो कहा जाता है यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार की, गतिज प्लस स्थितिज, यानी कि काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, है ना। जल्दी से बताओ पहले ये वाली बात आपको समझ में आई कि नहीं। किसी का कोई कमेंट नहीं है काफी समय से, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम लोग इतने शांत स्वभाव के तो हो नहीं। आखिरी कमेंट था 5:07 पे और उसके बाद कोई कमेंट नहीं है, है भाई। चलो ठीक है, आ रहे कमेंट्स आ रहे हैं, ओके, तुम लोग मतलब शांति से सुन रहे थे, वाह क्या बात है, दिवाली के बाद तुम्हारे अंदर पेशेंस आ गया है क्या, है भाई। चलो और देखो एग्जाम्पल, तुम सबने देखा होगा जैसे मिठाई का डब्बा होता है उसके ऊपर रबड़ बांध देते हैं ना, वो जो होता है क्या बोलते हैं उसको, गेटिस टाइप का या रबड़ टाइप का बांध देते हैं। या जो लड़कियां जब लड़कियों की जो मदर होती है जब उनकी चोटी वोटी करती है तो चोटी के ऊपर जो रबड़ आप बांधते हो, है ना, तो उससे क्या होता था, हम लोग खेलते थे, मतलब उंगली, दोनों उंगली के अंदर उस रबड़ को बनाया, ठीक है, कागज एक लिया, ऐसे फंसाया और ऐसे करके खींचते थे और मारते थे पट्टे करके, है ना, और सीधा जाके लगती थी। करा होगा तुम लोगों ने भी, इन दोनों उंगलियों के अंदर फंसाते थे रबड़ को, है ना, और रबड़ को ऐसे करके खींचते थे, कागज लगाते थे उसके अंदर और फिर मारते थे। बताओ ये सब सबने करा है कि नहीं करा, अगर करा है तो ए लिखो सारे बच्चे, अगर तुमने ये चीज करी है या तुमने देखी है कहीं। मेरे पास है नहीं, वरना मैं करके दिखाता तुमको, यहीं से मारता तुम लोग को, है ना, मेरे पास है नहीं वो सुविधा। तो हमने बहरहाल बहुत किया है, बहुत ज्यादा किया, और बहुत सारे पंगे लिए हैं इस चक्कर में, बहुत सारी लड़ाइयां भी हुई हैं, है ना। खैर चलो उस बात को छोड़ते हैं, तो ये है। अब इस बात को समझो, उस समय में जब हम लोग मारा करते थे ना, तो इतनी अकल नहीं थी कि यार ये जो मार रहे हैं वो इतनी तेज जाके लग रहा है तो कैसे लग रहा है, उस समय नहीं पता होता था। लेकिन जब पढ़ाई करी तब मतलब तब जब पढ़ने का मौका मिला तब जाके पता लगा कि जब हमने इसको गेटिस को ऐसे खींचा था, रबड़ बैंड को जब हमने ऐसे स्ट्रेच किया, स्ट्रेच करा और अभी छोड़ा नहीं है, ठीक है, अभी छोड़ा नहीं है और स्ट्रेच करके रखा हुआ है, तो इस समय पे इस रबर बैंड के अंदर या उस रबड़ के अंदर या गेटिस के अंदर जो ऊर्जा है ना, वो कौन सी ऊर्जा है, वो स्थितिज ऊर्जा है। बिकॉज यही इस पॉइंट पे स्थितिज ऊर्जा है, जैसे ही छोड़ेंगे ये वस्तु गतिमान अवस्था में आ जाएगी और फिर चली जाएगी आगे। ठीक है, एक फुटबॉल आपके सामने रखी हुई है, ठीक है, मान के चलिए बहुत ही महान प्लेयर जो फुटबॉल में कहे जाते हैं रोनाल्डो, तो रोनाल्डो आते हैं और उनके सामने फुटबॉल रखी है ना, या मान के चलिए मेसी आते हैं उनके सामने फुटबॉल रखी हुई है। अब क्या होगा, बस
मारने वाले हैं फुटबॉल को किक, तो किक मारने के पहले जो ऊर्जा रही होगी वो कैसी ऊर्जा है? वो ऊर्जा आपकी पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा है। ठीक है, आपने देखा होगा कई सारे झरने होते हैं, झरने देखें, जलप्रपात कहते हैं, वाटरफॉल्स कहते हैं। ठीक है, झरनों को जलप्रपात वगैरह कहा जाता है, वाटरफॉल्स। जैसे नायग्रा वाटरफॉल है ना, काफी फेमस नायग्रा वाटरफॉल है। तो होता क्या, ऊपर से पानी नीचे की ओर गिरता है, देखा होगा आपने। तो जब पानी ऊपर से नीचे गिरने वाला है, ठीक उस समय पर उस पानी के मॉलिक्यूल्स के पास जो ऊर्जा होगी ना, पानी के कणों के पास जो ऊर्जा होगी वो स्थितिज ऊर्जा होगी। इस बात को समझिए। ठीक है, इस बात को समझिए। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें, ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें, आपने देखा होगा बड़ा सा स्विमिंग पूल होता है, देखा है आपने, बड़ा सा स्विमिंग पूल होता है। और क्या होता है, यहाँ पर इस तरह से एक रॉड बंधी रहती है और यहाँ पर ऐसे लकड़ी का होता है। इसके ऊपर मान के चलो एक बंदा आया, ठीक है, इसके ऊपर एक बंदा आया, यहाँ पर आके खड़ा हुआ है, अब ये जस्ट कूदने वाला है इसके नीचे। तो जब कूदने वाला है इस स्विमिंग पूल के अंदर, तो जब ये बंदा यहाँ पर आके खड़ा होगा इस पॉइंट के ऊपर, तो इस बंदे के पास कूदने के ठीक पहले इसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा होगी वो ऊर्जा भी कौन सी होगी? पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो अब मेरे ख्याल से आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा कि आखिरकार स्थितिज ऊर्जा है क्या। मतलब आप ये समझ लीजिए कि स्थितिज ऊर्जा किसी भी वस्तु की या ऑब्जेक्ट की वो ऊर्जा है जो उसके अंदर उसकी स्थिति के कारण है, और ठीक उस ऊर्जा की वजह से अगले ही पल वो वस्तु गतिमान अवस्था में आने वाली है। ठीक है, इस बात को समझिए। तो ये है गति स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, सबको क्लियर हो गया? सारे के सारे बच्चे एक बार जल्दी से यस बोलें, तो फिर हम लिखवाना स्टार्ट करें आपको। चलिए आइए एक बार डेफिनेशन को फिर से लिख लेते हैं। जिसने लिख रखी है अच्छी बात, जिसने नहीं लिखी, जैसे कुछ बच्चे रिसेंटली ज्वाइन किए होंगे, तो आप लोगों के लिए एक बार फिर से लिख देता हूं कि किसी भी वस्तु में किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण संचित ऊर्जा संचित ऊर्जा ही स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, तो ये इस बात को ध्यान रखें और आगे लिख सकते हैं कि ये जो स्थितिज ऊर्जा है ना, स्थितिज ऊर्जा के कारण ही वस्तु गतिमान अवस्था में आ जाती है। अच्छा, ये ऊर्जा क्यों है, इस बात को भी समझो, है ना, इस बात को भी समझो। ये जो ऊर्जा है, ये ऊर्जा क्यों है, और ये बल, सॉरी, ये कार्य कैसे बनने वाला है। अब जरा इसके ऊपर भी एक बार बात करते हैं, देखो जरा ध्यान से। भाई मान के चलो कि ये तुम्हारे पास, ठीक है, रबर बैंड है जिसको मैंने क्या करा, ऐसे स्ट्रेच कर रखा है। ठीक है, ये उंगलियों से मैंने क्या कर रखा है, इसको ऐसे स्ट्रेच कर रखा है। ठीक है ना, इस तरह से मैंने इसको स्ट्रेच कर रखा है। अब जब मैं इसको छोड़ूंगा तो क्या होगा? छोड़ूंगा तो ऑब्वियस सी बात है भाई, देखो मैंने एक फोर्स लगाया कि नहीं लगाया, पहले तो आप मुझे ये बताओ।
मैंने एक फोर्स लगाया कि नहीं लगाया भाई, मैं खींच रहा हूं, ऑब्वियसली आई एम अप्लाइंग अ फोर्स ऑन इट, है ना। जब मैं इसको खींचूंगा, साहिल बेटा वेट करो, ठीक है, जब मैं इसको खींचूंगा तो ऑब्वियस सी बात है मैं एक फोर्स लगा रहा हूं, ठीक है। अब मैंने फोर्स लगाया, अब इस फोर्स के कारण क्या हो रहा है, ध्यान रखेंगे कि ये जो है, ये जो रबर बैंड है, ठीक है, ये क्या होगा भाई, जब आप इसको छोड़ोगे तो क्या होगा कि ये वापस अपनी पोजीशन में ऐसे आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट हुआ कि नहीं हुआ, आप ये बताओ, है ना, डिस्प्लेसमेंट हुआ कि नहीं हुआ, प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों में बदलाव आया। आपने खींचा तो डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स के कारण आपने देखा भाई, फोर्स आपने लगाया, फोर्स के कारण आप इसको खींच लेगा, इलास्टिक है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी भी दो प्रकार की होती है ना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, दो प्रकार की पोटेंशियल एनर्जी, क्या आगे जाके पढ़ोगे उसको, अभी नहीं। तो होता क्या है, इस बात को समझेंगे कि जब आपने इसको खींचा है तो एक बल के कारण आपने इसको खींचा, ठीक है, और जब बल के कारण आप उसको खींच रहे हो, जब छोड़ रहे हैं तो वस्तु में विस्थापन भी हो रहा है, आप इस बात को देखो, है ना, वस्तु में विस्थापन भी हो रहा है, मतलब एस भी आ रहा है, एस क्या, चलो डी है, तुम्हारी किताब में डी लिखा तो डी लिख लो, है ना, क्या लिखा तुम्हारी किताब में, एस की डी जो भी है देख लेना, तो डिस्प्लेसमेंट भी आ रहा है, बहरहाल क्या आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट आया किसकी वजह से, पोटेंशियल एनर्जी की वजह से, और ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आ रहा है तो इसको हम वर्क भी तो कहते हैं, बताओ, इसको हम वर्क भी तो कहते हैं कि नहीं कहते हैं। तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वही क्या है बच्चे, वही वर्क है, वही क्या है, वही आपका वर्क है। पहले इतनी बात बताओ, सबको समझ में आया कि नहीं आया, यानी कि अच्छा एस है, तो ये जो एफ इंटू एस है, ये जो एफ इंटू एस है, यही वर्क है और यही पोटेंशियल एनर्जी है, जल्दी से बताओ, ये बात समझ में आई कि नहीं आई, सही यस। इलास्टिक फोर्स होता है साहिल, ठीक है, इलास्टिक फोर्स कहते हैं, इसलिए एग्जांपल आपका इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का है, ठीक है, आगे बात समझ में, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम इस बात को लिखते हैं, हम इस बात को यहां पे लिखते हैं कि भाई जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, जिसको हमने बोला है पीई, तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बराबर होगा वर्क के, ठीक है, वो बराबर होगा कार्य के, यानी कि स्थितिज ऊर्जा बराबर होगी कार्य के, मानते हो, हिंदी में भी लिख देता हूं, ये जो हमारे पास स्थितिज ऊर्जा है ना, यही बेटा स्थितिज ऊर्जा बराबर है आपके कार्य के, होने वाले कार्य के, सही है। तो स्थितिज ऊर्जा बराबर हो गई कार्य के। अब आगे देखो जरा, इसको कर दो इक्वेशन नंबर 1, इसे आप करो इक्वेशन नंबर 1। देखो जरा वापस आते हैं, अगर ये बॉल नीचे की तरफ गिरी, अगर ये बॉल नीचे की तरफ गिरी, तो मैं क्या बोलूंगा कि जब ये बॉल नीचे यहां आ जाएगी, है ना, जब ये बॉल बेटा नीचे यहां पर आ जाएगी तो क्या होगा जरा देखो, जैसे मान चलो ये बॉल ऊपर से गिरी और ये बॉल नीचे आ गई, है ना, तो जब ये बॉल नीचे आई है तो ऐसी स्थिति में क्या हो रहा है, ऐसी स्थिति में कह सकता हूं कि इस बॉल ने एक डिस्प्लेसमेंट को तय किया है, इस बॉल ने क्या करा बच्चे, इस बॉल ने एक डिस्प्लेसमेंट को तय करा है, जिसको हमने एस बोला है। लेकिन क्योंकि बॉल ऊपर से नीचे आ रही है ना, देखो अगर कोई चीज कभी दाएं से बाएं जाए या बाएं से दाएं जाए, ये कह लीजिए उसका जो मूवमेंट है उस वस्तु का वो क्षैतिज है, क्षैतिज का मतलब हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है, तो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट की स्थिति में हम कहेंगे कि भैया चलो ऐसा है विस्थापन। लेकिन अभी आप ऊपर से नीचे की तरफ किसी चीज को फेंक रहे हैं तो ये विस्थापन अभी भी है, लेकिन ऊर्ध्वाधर विस्थापन को हम इस चैप्टर में हाइट के रूप में प्रयोग करने वाले हैं, ठीक है। यानी कि जो हमारा ये विस्थापन होगा वो रियलिटी में क्या होगा, वो रियलिटी में बच्चे वो एच होगा। बताओ बात समझ में आ गई, यानी कि जो एच है वही क्या है, वही एस है, एच बराबर क्या है, एच बराबर एस है, ठीक है। भाई वस्तु यहां थी, अब वस्तु यहां पर पहुंच चुकी है स्थितिज ऊर्जा के कारण, तो वस्तु में एक विस्थापन हुआ है, लेकिन इस विस्थापन को हमने एच विस्थापन माना है, ठीक है, इसको हमने कौन सा विस्थापन माना है, एच। तो जरा देखो भाई, हम जानते हैं W बराबर क्या होता है भाई, W बराबर होता है बेटा F इंटू एस, मानते हो आप इस बात को, W बराबर होता है F इंटू एस, ठीक है, अच्छी बात है। और F बराबर होता है M इंटू ए, F बराबर क्या होता है M इंटू ए, ये वाली सारी बातें आपको पता हैं। तो अगर ये बातें आपको पता हैं तो इन बातों का प्रयोग करा जाएगा, देखो जरा ध्यान से। तो W बराबर क्या होगा, F बराबर अगर MA है तो MA, और S है तो यहाँ S लिख दो, बताओ चलेगा कि नहीं चलेगा। ये इक्वेशन नंबर 2 है, ये इक्वेशन नंबर 3 है, जल्दी बताओ,
है ना, क्योंकि F बराबर एम ए है तो W बराबर F इंटू एस में F को एम ए लिख दो, तो एम ए एस आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है, एम ए एस आएगा। और क्योंकि हम जानते हैं, अभी हमने देखा क्या, कि जो H है वही S है ना, ऊर्ध्वाधर विस्थापन जिसको हमने H नाम दिया, ठीक है। तो ये जो S है, इस S को किससे रिप्लेस कर दोगे आप, बताओ, इस S को रिप्लेस कर दोगे आप H से। और क्योंकि आप ऊपर से नीचे की तरफ बॉल को फेंक रहे हो, तो इस समय जो त्वरण है वो एक सामान्य त्वरण ना होके वो एक गुरुत्वाकर्षण के कारण उत्पन्न त्वरण है, या कह लीजिए गुरुत्वीय त्वरण है, जिसको हमने G नाम दिया। तो ऐसी स्थिति में H S हो जाएगा और जो A है वो G हो जाएगा इस स्थिति में, ठीक है। ये सारी बातें तो आप पहले भी सीख के आए हो, वर्क एनर्जी मैंने आपको पढ़ाया है भाई। V इक्वल्स यू प्लस ए टी है तो क्या बोलेंगे, V इक्वल्स यू प्लस जी टी बोलेंगे, है ना। अगर उल्टी डायरेक्शन में जा रहे हो तो V इक्वल्स यू माइनस जी टी बोलेंगे, जब पृथ्वी के सरफेस से ऊपर की तरफ जा रहे हो तो। S बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ पे क्या बोलेंगे, S इक्वल्स यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, है ना। ऊपर की तरफ जा रहे हो तो S इक्वल्स यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, पढ़ा था सब कुछ। तो ऐसे यहाँ पर A बराबर G हो जाएगा। तो इस इक्वेशन में W बराबर क्या हो जाएगा भाई, M तो M रखो, A हो गया आपका G और S हो गया बच्चे आपका H। तो यहां से क्या आ गया, यहां से आ गया W बराबर एम जी एच, W बराबर क्या आ गया एम जी एच, ठीक है। W बराबर एम जी एच आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इक्वेशन नंबर 1 से आप जानते हैं कि यही जो वर्क है वो बराबर है किसके, पोटेंशियल एनर्जी के, आप जानते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 से, समीकरण 1 से क्या बोल सकते हैं, हाँ, समीकरण 1 से क्या बोल सकते हैं भाई, कि क्योंकि W बराबर पी है, W बराबर पोटेंशियल एनर्जी है, इसलिए क्योंकि W बराबर एम जी एच, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी बराबर एम जी एच, ठीक है। सो दिस इज द रिक्वायर्ड डेरिवेशन। उम्मीद करता हूं आप सभी को ये डेरिवेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा, जल्दी से बता दो, से यस। सो पीई बराबर एम जी एच, क्लियर हो गया। जल्दी से नोट करो फटाफट और जल्दी से यस करो, ठीक है, जल्दी से यस करो नोट करने के बाद। जल्दी नोट करो, 1 मिनट का समय, फटाफट। हो गया, चलो। तो लास्ट वाली क्लास में हमने पोटेंशियल सॉरी काइनेटिक एनर्जी का प्रूफ देखा था कि पोटेंशियल सॉरी काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो हाफ एम वी स्क्वायर कैसे आता है ना, ये हमने बात कर ली थी। आज इस क्लास में आपने अब ये देख लिया कि पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच कैसे होती है, ठीक है। अगली वाली क्लास में जब हम मिलेंगे तो हम बात करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को, ठीक है, यानी कि जो ऊर्जा के संरक्षण का नियम है वो क्या है, ठीक है, उसके ऊपर बात कर रहे होंगे हम, है ना। तो उसका भी एक डेरिवेशन है, उसको भी देखेंगे हम लोग, कि भाई जो पोटेंशियल एनर्जी है और जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है ना, ये दोनों के दोनों क्या करते हैं, ये स्टोर हो जाते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। इसके ऊपर बात करेंगे, उसका भी डेरिवेशन है, वो डेरिवेशन जरूर आएगा। इन तीन में से एक डेरिवेशन तुम्हारे पेपर में आएगा, चाहे काइनेटिक का आ जाए, चाहे पोटेंशियल का आ जाए, चाहे एनर्जी कंजर्वेशन का आ जाए। पोटेंशियल के आने के, इसके आने के चांसेस थोड़े से कम रहते हैं, है ना। तो इस बात को ध्यान रखो, जैसे ही वो कंप्लीट होगा उसके बाद हम लोग फिर न्यूमेरिकल्स के ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। उम्मीद पूरी ये रहेगी कि कल की क्लास में हम लोग थ्योरी सेगमेंट को कंप्लीट करके उसके अगली वाली क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट कर दें, ठीक है। चलो, तो आओ बात करते हैं आगे। अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, इसके उदाहरण। एग्जाम्पल के ऊपर बात करेंगे, एग्जाम्पल्स के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। चलो देखो एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं भाई। पोटेंशियल एनर्जी के बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने आपको दिए, कुछ के ऊपर बात करते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल क्या हो जाएगा हमने अभी बात करी थी कि कोई वस्तु है ना, जो ऊंचाई पर है ना, कोई बॉल है जो ऊंचाई पर है, जस्ट वो गिरने वाली है। यानी कि ऊंचाई पर स्थित कोई वस्तु जो अगले ही पल, ठीक है,
पृथ्वी पर गिरने वाली है, उस समय उस वस्तु में जो ऊर्जा होगी, संचित ऊर्जा जो होगी, वो स्थितिज ऊर्जा होगी। ठीक है, लिखते हैं इस बात को। ऊंचाई पर स्थित किसी वस्तु में ऊंचाई में स्थित किसी वस्तु में संचित ऊर्जा जो कि अगले ही पल पृथ्वी की ओर गिरने वाली है ना। और क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, देखो इसके अलावा। जलप्रपात, जलप्रपात किसको बोलते हैं? वाटरफॉल को बोलते हैं। झरना, वाटरफॉल को हम लोकल लैंग्वेज में झरना कह देते हैं। झरने के पानी में संचित ऊर्जा, पानी मतलब पानी के मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है, तो उसमें भी जो संचित ऊर्जा होगी वो आपकी यही वाली होगी, है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें, जैसे रबर बैंड वगैरह आपने देखे होंगे, ठीक है, तो रबर बैंड को जब आप स्ट्रेच करते हो, रबर बैंड को खींचकर खींचकर छोड़ने के ठीक पहले छोड़ने के ठीक पहले उसमें संचित ऊर्जा, ठीक है। तो रबर बैंड को खींचकर छोड़ने के ठीक पहले, रबर बैंड को खींचकर छोड़ने के ठीक पहले उसमें जो संचित ऊर्जा होती है, उसे भी हमने क्या नाम दिया है? उसे भी हमने नाम दिया है यही वाला, ठीक है। ठीक है, 3 एग्जाम्पल लगभग बहुत है ना। तो ये जो आप देख रहे हो तीनों, ये तीनों के तीनों एग्जाम्पल जो आपके संचित ऊर्जा के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये अपना कंप्लीट करा, संचित ऊर्जा यानी कि स्थितिज ऊर्जा के एग्जाम्पल हैं, स्थितिज ऊर्जा को हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया, ठीक है। चलो, तो ये डेरिवेशन था, ये आपका पूरा का पूरा वो था डेरिवेशन का, ठीक है, डायग्राम। चलो, तो अब अगले 5 से 6 मिनट जो हैं आपके डाउट्स के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि आप ये इस बात को समझो कि हो नहीं पाएगा, है ना। क्या नहीं हो पाएगा कि कुछ नया टॉपिक हो नहीं पाएगा। इससे कोई अगर आपका डाउट है तो पूछ लो, है ना। या एक काम करते हैं, मैं आपको एक आधो न्यूमेरिकल करा देता हूँ, वो ज़्यादा अच्छा है ना। न्यूमेरिकल करा देता हूँ, वो ज़्यादा अच्छा है। लिखो, लिखो बेटा। क्वेश्चन नंबर 1, 10 किलोग्राम द्रव्यमान की कोई वस्तु कोई वस्तु
जिस पर, ठीक है, जिस पर 5 न्यूटन का बल लगाकर 5 न्यूटन का, या एक काम करते हैं, थोड़ा सवाल को अच्छा बनाते हैं। आप यहाँ पे लिखो m किलोग्राम द्रव्यमान की कोई वस्तु, ठीक है, m किलोग्राम द्रव्यमान की कोई वस्तु जिस पर 5 न्यूटन का बल लगाकर उसे 20 मीटर 20 मीटर विस्थापित करने के लिए, या 20 मीटर विस्थापित करने में, ठीक है, 40 जूल कार्य किया जाता है। चालीस जूल कार्य किया जाता है। वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करें। वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करें। चलो भाई जल्दी करो इस सवाल को, ठीक है। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है गधे, ये इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज, और जब ये आता है तो उसको कहते हैं वर्टिकल। अब ये वाली बात भी आपको नहीं पता तो फिर क्या ही करोगे। वर्टिकल का मतलब ऊर्ध्वाधर और हॉरिजॉन्टल का मतलब ये क्षैतिज। चलो भाई जल्दी करो इस सवाल को फटाफट, आपके पास 1 मिनट का समय, जल्दी करें, शाबाश। तो शांत कह रहे हैं 20 मीटर किधर, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? गधे कहीं पे भी जाए, क्या मतलब है उससे, हैं? विस्थापन की बात हो रही है, बस खत्म हो गया। जल्दी करो फटाफट। गरिमा का आंसर आया अभी तक, बाकी बच्चे जल्दी बताएं क्या आंसर आएगा। चलाओ देखो, या चलो 1 मिनट का समय और देते हैं, करो जल्दी से, जो बच्चे कर रहे हैं जिनकी कैलकुलेशन बीच में होगी, जल्दी करो। आंसर करो, कहाँ रह गए सारे? बस बैठे हुए हैं कि हाँ सर तो बता ही देंगे, है ना? पका पकाया चाहिए तुम लोग को सबको, किसी का आंसर नहीं है गरिमा को छोड़ के। और गरिमा ये बताओ बेटा, द्रव्यमान है तो कुछ यूनिट वगैरह लिखोगे कि नहीं लिखोगे, कि सिर्फ 15 लिख के आपने भेज दिया? वो भी पता नहीं आंसर सही है कि गलत है, वो भी देखेंगे, है ना? देखो ध्यान समझो, यूनिट लिखा करो। पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है आपका m इंटू जी इंटू में h। ये बात आपको पता है,
ये बात आपको पता है, ठीक है। अब अगर हमें यहाँ पर m निकालना है, देखो अगर हमें m निकालना है तो इस m को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस m को निकालने के लिए हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी हो, हमारे पास g हो और हमारे पास h हो। अगर ये तीनों हो तो हम अपना काम कर लेंगे, है ना। ये तीनों अगर हमारे पास हो, पहले देखो डेटा गिवन क्या क्या है। m kg द्रव्यमान है, हमें नहीं पता, इसलिए 5 न्यूटन का बल है। एक बात कंफर्म है कि हमें फोर्स की वैल्यू दे रखी है 5 न्यूटन। चलो ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। 20 मीटर विस्थापित करने में 40 एक मिनट, 40 जूल कार्य किया जाता है। ये थोड़ा गड़बड़ हो गया। इसको हटाओ, इसका कोई मतलब ही नहीं है ना, इसका कोई मतलब नहीं है। 20 मीटर विस्थापित करने के लिए कार्य किया जाता है। बस इतना लिख लो, क्योंकि हमने एफ और जब एस दे ही दिया तो उससे वर्क तो खुद ही निकल आएगा, एनर्जी तो खुद ही निकल आएगी, ठीक है। आओ, तो इसको ऐसे कर लो, थोड़ा सा ठीक कर लेना बेटा। m किलोग्राम द्रव्यमान की कोई वस्तु है जिस पर 5 न्यूटन का बल लगाकर उसे 20 मीटर विस्थापित है तो उसका मतलब s की वैल्यू में पता है कितनी, 20 मीटर, ठीक है। 20 मीटर में दे रखा है, विस्थापित किया जाता है। अच्छा जी की वैल्यू कितनी होती है? जी की वैल्यू 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आप यहाँ पे अपनी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ले लेंगे, है ना। बस खत्म, आ जाओ, यही आपको सॉल्व करना है। देखो अगर हम बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी होती है आपकी mgh, ये बात आप जानते हैं, है ना, ये बात आपको पता है। अब पोटेंशियल एनर्जी कितनी दे रखी है हम जानते हैं। पोटेंशियल एनर्जी हमें F इक्वल्स टू ma से भी तो मिल सकती है भाई। जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो क्या होती है? वो आपकी वर्क डन होता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ma जो है वो बराबर होगा mgh के, है ना। ये वाली बात भी तो हो सकती है, जल्दी से बताओ, ये भी हो सकती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना, ये वाली बात हो सकती है। तो अगर ऐसा है तो हम पोटेंशियल एनर्जी को क्या लिख देंगे? पोटेंशियल एनर्जी को हम mgh लिख सकते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी बनेगी? देखो भाई, पोटेंशियल एनर्जी तुम्हारी बनेगी 5 × 20, ठीक है। F × S हो जाएगा 5 × 20, है ना, क्योंकि वर्क डन ही तो होता है। अगर आप ये नहीं समझ पा रहे तो आप इसको ऐसे समझ लो कि यहाँ वर्क भी तो लिख सकते हैं भाई, वर्क डन ही तो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। तो वर्क डन बराबर F × S बराबर mgh के बाद एक ही है। m g का मान कितना है? 10 और h का मान कितना है? 5, नहीं h का मान कितना है? 20, क्योंकि जो विस्थापित हो रही है वही s है वही h है, बात एक ही है, ठीक है। करो सॉल्व। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे 20 से 20 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो m का आंसर क्या आ गया? m का आंसर आ गया ½ kg। दिस इज योर आंसर, m का आंसर आ गया ½ kg, दिस इज योर आंसर, ठीक है। जल्दी बताओ, समझ में आया? फिर से देख लो क्या हुआ, वर्क डन। वर्क डन की वैल्यू क्या है? देखो ध्यान से फिर से बेटा एक बार, थैंक यू यार। हाँ भाई ध्यान से देखो, वर्क डन बराबर होता है mgh। जिस तरह से पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh, ऐसे वर्क डन बराबर भी है mgh, हो सकता है ना। तो W बराबर F × S भी तो होता है। तो F और S ये लिखा है, ठीक है, और बराबर mgh ये लिखा है। हम जानते हैं कि जो S होता और जो H होता वो बराबर होते हैं, तो आप ये कैंसिल भी कर सकते थे, कोई दिक्कत की बात नहीं थी, ठीक है। वो हमने कैंसिल कर दिया, यहाँ 5 बचा, यहाँ m × 10 बचा। अब m की वैल्यू निकालना चाहे तो 10 नीचे जाएगा, तो 5/10 का मतलब आधा, यानी कि ½ kg। इस वस्तु का भार कितना है, सॉरी द्रव्यमान कितना है? ½ किलो, ½ kg। बताओ सबको क्लियर हो गया? जल्दी से एक बार यस करो, सवाल सबको आ गया? तो इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं यार वर्क एनर्जी के अंदर। अभी मैंने आपको एकदम से थोड़ा सा हैवी सवाल करा दिया है, बट कोई बात नहीं, इतना भी हैवी नहीं था कि आप m की वैल्यू ना निकाल पाओ। क्योंकि देखो जो हमने आपको सवाल दिया वो मैंने ठीक इसी कंसेप्ट के ऊपर आपको दिया था, है ना। जो अभी हमने आपको यहाँ पे चीज पढ़ाई है कि पोटेंशियल एनर्जी बराबर वर्क डन होता है ना भाई। पोटेंशियल एनर्जी mgh और वर्क डन Fs, तो Fs बराबर mgh। और आप जानते हैं H और S बराबर होते हैं कब? जब कोई चीज ऊपर से नीचे की तरफ गिरे, है ना। तो अगर बराबर होंगे तो क्या हो जाएगा भाई? mgh बराबर है Fs के, और H और S बराबर है तो काट सकते हो, यानी कि mg ये तो बनेगा। तो यही तो आपने रखा भी है, देखो पीछे F बराबर mg तो आपने पुट करा है कहीं ना कहीं, कैसे भी कर लो बहरहाल, ठीक है। आंसर कैसे भी कर लो, सीधा F बराबर ma लगाओगे तो भी आंसर आ जाएगा, ठीक है ना।
तो ये आंसर है आपका, कर लोगे आप इसको। अगर देखो एक ऐसे भी कर सकते थे, है ना। इस सवाल को दूसरा तरीका क्या था करने का, और मेथड देखो। एफ बराबर क्या होता है, एफ बराबर एम ए होता है। अच्छा, ए को जी कर लो कि एफ बराबर एम जी भी होता है। आपको ये बात पता है, एफ बराबर एम जी भी होता है। तो अगर ऐसी बात है, एफ एफ 5 न्यूटन था, एम निकालना है, जी का मान 10 है, अभी भी देखो आंसर क्या आएगा, अभी भी आंसर आपका हाफ के जी आएगा। ऐसे भी कर सकते थे, है ना, ऐसे भी कर सकते थे। ठीक है, चलो भाई, थैंक यू वेरी मच। सेव करते हैं आपकी इस पीडीएफ को। पोटेंशियल एनर्जी, है ना। चलो, थैंक यू वेरी मच।